Good morning, everyone. Today we are going to take the fourth lecture on the indirect utility function. आज हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर एक चौथा लेक्चर लेने जा रहे हैं और नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ गए हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा था लेक्चर को छोटा रखना और ठीक भी है क्योंकि उससे आपको समझने में आराम रहेगा। और ये जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है जो लेक्चर आज हम लेंगे ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है और मैंने मैथमेटिक्स को काफ़ी सिंप्लीफाई किया और पूरा सॉल्यूशन आपको दिया है। तो जब आप इसको पढ़ें तो कॉपी पेन लेके बैठें और जो इक्वेशंस बनाई हैं उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको अपने आप भी करके देखना है कि जो सॉल्यूशन है वो आप उसको कर पाते हैं या नहीं। और शुरुआत जो हमने की थी यूटिलिटी फंक्शन की पहले लेक्चर में, उसमें आपको थोड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया था, अगर आपको याद हो। थोड़ा बैकग्राउंड हम दे दें इस लेक्चर को शुरू करने के पहले कि क्या क्या हम कर चुके हैं, ताकि आपको भी ये पता रहे कि आपने वो चीज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी। और अगर नहीं भी पढ़ी तो थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड होने से ये आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ पर हैं इस समय। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको बताया था, जिसमें डैनियल बर्नौली से हमने शुरुआत की थी 1738 से, जिन्होंने यूटिलिटी कंसेप्ट को प्रतिपादित किया था, प्रोपाउंड किया था। और उसके बाद और उसके बाद जे बेंथम ने उसको आगे बढ़ाया, प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस डेवलप करके। और बाद में एडम स्मिथ ने ये जानने की कोशिश की कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि वाटर का एक्सटेंट ऑफ यूज बहुत अधिक है और इट प्रोवाइड्स हैप्पीनेस टू मिलियंस ऑफ पीपल, लेकिन उसका प्राइस बहुत कम है। और डायमंड विच इज नॉट नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उसका प्राइस बहुत हाई है। और वो पैराडॉक्स 100 साल बाद हमने बताया आपको, जेवेंस है और वॉलरा, इन लोगों ने, और मार्शल, जेवेंस, वॉलरा और मार्शल, इन लोगों ने मिलकर उस पैराडॉक्स को दूर किया और कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी प्रोपाउंड किया। और वो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्जिन, वो इतना पॉपुलर हुआ इकोनॉमिक थ्योरी में कि ज़्यादातर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और कुछ मैक्रो प्रिंसिपल्स भी उस कंसेप्ट ऑफ मार्जिन पर बेस करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का जो प्रिंसिपल है जो मार्शल ने दिया, वो हमने आपको बताया था कि उसमें यूटिलिटी मेजरेबल है, लेकिन बाद में हिक्स और एलन ने कहा यूटिलिटी मेजरेबल नहीं हो सकती। और अगर यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है तो वो कंसेप्ट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। और अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव वे है जिसके माध्यम से हम यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं, और वो वेरिएबल्स जिसके माध्यम से हम यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करेंगे वो मेजरेबल हैं कि नहीं। तो इसी सिलसिले में इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की बात आती है। और फिर हमने जो थर्ड लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कमोडिटीज x1 x2 जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसके कंजम्पशन पर आधारित होती है, और वो कंजम्पशन उपभोक्ता को कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है।
इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है वो प्राइस ऑफ गुड्स P1 P2 और इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर बेस करता है। ये दोनों नॉमिनल वेरिएबल्स हैं जो मेजरेबल हैं, और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इन्हीं तीनों वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, P1 P2 और इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर। और आज के जो लेक्चर की शुरुआत है वो यही है कि जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है उसे कैसे डिराइव करेंगे। लास्ट ओकेजन पे आपको ये भी बताया था शेपर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम के बारे में, और शेपर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम एक मेजर ब्रेक थ्रू है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एनालिसिस में। और शेपर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम हमने आपको बताई थी क्या होती है, कि अगर कोई वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन, then there exists a utility function u dash, well behaved utility function u dash। तो एक वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा u डैश, और इस यूटिलिटी फंक्शन से अगर हम कोई दूसरा एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालते हैं e डबल डैश, तो जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर फंक्शन है और e डबल डैश ये बराबर हो, और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी है कि अगर कोई यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है u डैश जो कि वेल बिहेव्ड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ई डैश, और इस एक्सपेंडिचर फंक्शन से अगर हम कोई दूसरा यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं यू डबल डैश, तो यू डैश और यू डबल डैश आइडेंटिकल होंगे। तो उजावा और शेपर्ड डुअलिटी थ्योरम या शेपर्ड उजावा डुअलिटी थ्योरम जो है, इट हैज प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, कि अगर एक वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो एक एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और उस एक्सपेंडिचर फंक्शन से अगर हम कोई दूसरा यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं तो वो भी वेल बिहेव्ड। तो यहीं से इसकी शुरुआत है शेपर्ड उजावा डुअलिटी थ्योरम से, और ये शेपर्ड उजावा डुअलिटी थ्योरम लास्ट टर्म पे एक्सप्लेन की थी। आज केवल जो शेपर्ड उजावा डुअलिटी थ्योरम में दो स्टेप्स हैं जो बताए गए हैं, उससे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कैसे डिराइव होगा उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उससे दिखाएंगे आपको कि हम कैसे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करते हैं। क्योंकि जो भी लेक्चर्स हैं वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये नहीं कि हम एक लेक्चर छोड़ के दूसरे पे चले जाओ, दूसरा छोड़ के तीसरे पे चले जाओ। इसलिए आप लेक्चर साथ साथ फॉलो कीजिए, अपने असाइनमेंट रजिस्टर को बना लीजिए और उसमें इन लेक्चर्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी सिस्टमेटिक तरीके से ये लेक्चर का प्रेजेंटेशन यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना लेक्चर मिनिमाइज हो सके वो, और कंसेप्ट जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके, तभी बात बनती है, नहीं तो बात बनती नहीं है। क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन हो नहीं सकता, और सबसे तमाम ऑल्टरनेटिव माइंड में हमारे रहे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन यही दिखा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, लेक्चर को और स्लाइड को आप साथ शो को साथ समझ सकते हैं, और कहीं पे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती। तो जब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं, ऊपर हमने लिख रखा है कि इसमें दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि वी हैव टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक एक्सपेंडिचर फंक्शन है
we have to minimize that expenditure function subject to some given level of utility. और सेकेंड स्टेप में क्या है कि इस एक्सपेंडिचर फंक्शन को हम इन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और फिर हमें यूटिलिटी फंक्शन मिलेगा और वो यूटिलिटी फंक्शन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कहलाएगा क्योंकि वो प्राइस ऑफ गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर बेस करता है। तो यही सारी बातें स्लाइड में लिखी हैं। पहला डेरिवेशन ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट IUF है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज डिराइव्ड इन 2 स्टेप। पहला है मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन, दूसरा है इन्वर्टिंग इट टू गेट द यूटिलिटी फंक्शन। एक बार हम पहले एक्सपेंडिचर फंक्शन डिराइव करेंगे, फिर उसको इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्जन मतलब रेसिप्रोकल लेंगे, तब हमें यूटिलिटी फंक्शन मिलेगा। और वो यूटिलिटी फंक्शन जो होगा इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स। जो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है इट इज इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम ऑफ X1 X2। लेकिन हम डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है वो इनकम Y कंज्यूमर की और प्राइस P1 P2 जो गुड्स के हैं X1 X2 उनकी कीमतों पर आधारित होगा। तो इस चीज को यहाँ ये 2 स्टेप से हमने डिराइव किया है। हालांकि कहने के लिए 2 स्टेप्स हैं, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बताएंगे आपको क्या करके। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है डेरिवेशन ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, IUF इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। थ्रू एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे उसका डेरिवेशन, ताकि आप IUF इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के कंसेप्ट को कॉम्प्रिहेंड कर सकें और उसके एसेंस को, यानी उसका अंदर जो बुनियादी चीज है उसको आप समझ सकें। वो एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, लेट एक्सपेंडिचर फंक्शन बी y इक्वल टू P1 X1 प्लस P2 X2। ये एक्सपेंडिचर इक्वेशन है, बहुत सिंपल है। y मान लीजिए 100 रुपया आपके पास है और 2 वस्तुएं आप उसको खरीदना चाहते हैं 100 रुपए से। X1 की कीमत मान लीजिए 20 रुपया है और उसकी आप मान लीजिए कि 2 यूनिट खरीदते हैं तो 40 रुपया उसमें हो गया। और P2 मान लीजिए 10 रुपया है प्राइस और X2 की 6 यूनिट लेते हैं तो 60 हो गया, 60 और 40 100। तो y इक्वल टू P1 X1 प्लस P2 X2 ये एक्सपेंडिचर फंक्शन है। और नीचे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको मिनिमाइज करना, एक्सपेंडिचर फंक्शन को मिनिमाइज करना सब्जेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। कि यूटिलिटी लेवल जो है वो दिया हुआ है U स्टार, और ये U स्टार की इक्वेशन है X1 टू द पावर अल्फा X2 टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ये इक्वेशन भी थोड़ी आपकी अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आ रही होगी। जैसे कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया था L टू द पावर अल्फा K टू पावर 1 माइनस अल्फा, यहाँ कांस्टेंट हटा दिया, A हटा दिया हमने सिंप्लीफाई करने के लिए। K की जगह L की जगह यहाँ X1 है क्योंकि वहां लेबर है, यहाँ पे लेबर नहीं है, यहाँ पे एक गुड X1 है, कोई कंजम्पशन गुड है। X2 इज अनदर कंजम्पशन गुड। और उनकी पावर एक की अल्फा और दूसरे की पावर 1 माइनस अल्फा। तो अब आपको ये ध्यान में रखना, ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। एक्सपेंडिचर फंक्शन जिसे हमें मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी U स्टार विच इज रिप्रेजेंटेड बाय X1 टू द पावर अल्फा X2 टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ये इक्वेशन 1 और 2 है, इनकी नंबरिंग भी आपको ध्यान में रखनी होगी और आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं।
क्योंकि जब आगे तमाम चीजें सॉल्व करेंगे तो इन इक्वेशंस की भी जरूरत पड़ेगी जिनके नंबर पड़े हुए हैं, इसलिए ये नंबर्ड इक्वेशन जरूर नोट कर लें। अब जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखी है उनके लिए तो उतनी समस्या नहीं है सेम 2 में या सेम 1 में, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनके लिए यहाँ दिक्कत होगी। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि वी हैव टू मिनिमाइज एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट, और वो कंस्ट्रेंट है कि गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी, हमें एक पर्टिकुलर यूटिलिटी लेवल अटेन करना, उसके लिए न्यूनतम एक्सपेंडिचर कितना होगा वो हमें निकालने की जरूरत है। तो वी हैव टू ऑप्टिमाइज सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट है गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है इसको हम लैग्रांजियन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक लैग्रांजियन मल्टीप्लायर लैम्डा कहलाता है, उससे हम इन दोनों फंक्शन के माध्यम से कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं। यानी जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है y इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2, और जो गिवन यूटिलिटी फंक्शन है u स्टार इक्वल टू x1 टू द पावर अल्फा x टू पावर 1 माइनस, इन दोनों को कंपोजिट कंबाइन करते हैं। सुनिएगा, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। देखिए कंबाइन किया हुआ एक नया फंक्शन बनाया z इज अ न्यू फंक्शन। कंस्ट्रेंट को और जो मिनिमाइज करना है वो, तो एक्सपेंडिचर फंक्शन को मिनिमाइज करना p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा जो है ये लैग्रांजियन मल्टीप्लायर कहलाता है, इसके थ्रू कंबाइन करते हैं। और यूटिलिटी फंक्शन यूटिलिटी दी हुई है यू स्टार, तो यू स्टार माइनस जो सेकंड इक्वेशन है उसको आप एक तरफ कर लीजिए टर्म्स को, तो यू स्टार माइनस x1 टू पावर अल्फा x टू पावर 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। इस तरह से कंपोजिट फंक्शन हम बना लेते हैं, और इस कंपोजिट फंक्शन को अब हम मिनिमाइज करेंगे। क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट उसमें कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने का तरीका लैग्रांजियन ने बताया कि आप इस तरह से उसे जोड़ सकते हैं और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो z इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस लैम्डा टाइम्स u स्टार माइनस x1 टू पावर अल्फा x टू पावर 1 माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। ये जो कंपोजिट फंक्शन बना है इसको x1 x2 के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इकोनोमेट्रिक्स में भी किया था आपने पार्शियल डिफरेंस, डेल्टा जेड बाई डेल्टा, वहां पे भी आपने निकाला था अगर आपको याद हो, एरर टर्म को भी रिवाइज किया था, डेल्टा ई बाई डेल्टा अल्फा और डेल्टा ई बाई डेल्टा बीटा करके। तो यहाँ पे z एक कंपोजिट फंक्शन है, डेल्टा z बाई डेल्टा x1 आप निकाल लीजिए, तो p1 x1 है तो खाली p1 आ जाएगा, p2 x2 0 हो जाएगा पार्शियल में, और लैम्डा ऐसे ही रहेगा, और x1 को आप फिर कर लीजिए तो अल्फा आ जाएगा साथ में, x1 पावर अल्फा माइनस 1 x2 पावर 1 माइनस अल्फा, ये दिया हुआ है इक्वेशन यहाँ पे। और फिर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p2 आ जाएगा, लैम्डा ऐसे ही रहेगा, और फिर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस अल्फा x2 पावर माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा और x1 पावर अल्फा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये दोनों जो पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे निकाले हुए हैं,
इसको हमने अगले पेज पे भी लिया हुआ है, अगली स्लाइड पे। डेल्टा z बाई डेल्टा x1 इक्वल टू p1 माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा x1 टू पावर अल्फा माइनस 1 x टू पावर 1 माइनस अल्फा। इसी तरह से सेकंड वाला था डेल्टा z बाई डेल्टा x2 p2 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस अल्फा x2 पावर माइनस अल्फा x1 पावर अल्फा। ये आप डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं। अब मिनिमाइजेशन के लिए ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने दोनों निकाले इसे जीरो कर दीजिए। अब इसको जीरो जब आप करेंगे तो जीरो इक्वल टू p1 माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा x1 टू पावर अल्फा माइनस 1 x टू पावर 1 माइनस अल्फा आएगा। और इसी तरह दूसरा भी जीरो कर दीजिए, इक्वल टू जीरो इक्वल टू p2 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस अल्फा x टू पावर माइनस अल्फा x1 टू पावर माइनस अल्फा। इनको सॉल्व कर लीजिए, p1 p2 का मान निकाल लीजिए। p1 आएगा लैम्डा अल्फा, एक तरफ कर लीजिए तो p1 आएगा लैम्डा इंटू अल्फा x1 पावर अल्फा माइनस 1 x टू पावर 1 माइनस अल्फा। और इसी तरह p2 आएगा लैम्डा इंटू 1 माइनस अल्फा x टू पावर माइनस अल्फा x1 की पावर माइनस अल्फा। अब इसको आगे हम जाएंगे, p1 p2 की वो वैल्यू मैंने यहाँ ऊपर लिख दी हूँ, क्योंकि अब हम इनको डिवाइड करेंगे p1 को p2 से। तो p1 p2 डिवाइड अब आप कर लीजिए। जब डिवीजन करेंगे तो देखिए p1 अपॉन p2 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद लैम्डा कट जाएगा ऊपर नीचे, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बचेगा। और साथ में आप इसको ध्यान से देखिए, ऊपर x1 की पावर अल्फा माइनस 1 है, नीचे x1 की पावर अल्फा है, तो x1 की पावर अल्फा अल्फा कट जाएगा और x1 की पावर माइनस 1 बचेगा, तो x1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से x2 की पावर 1 माइनस अल्फा है, नीचे वाले में x2 की पावर माइनस अल्फा, x2 पावर माइनस अल्फा और x2 की पावर माइनस अल्फा ऊपर कट जाएगा, ऊपर x2 बचेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा p1 अपॉन p2 इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा x2 अपॉन x1, ये मिलेगा। इक्वेशन 3 है, ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 का मान निकाल लीजिए। x1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए खाली, तो राइट हैंड साइड में खाली x2 बचेगा, वो यहाँ लिखा है, और अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा उसके बाद बचेगा, वो लिखा हुआ है। और P2 ऊपर चला जाएगा, P1 नीचे आ जाएगा, तो P2 अपॉन P1, ये तीन टर्म मिलेंगे। x1 का मान आपने निकाल लिया। अब x1 का ये मान इक्वेशन 2 में आपको रखना, ध्यान रखिएगा x1 का ये मान x इक्वेशन 2 में रखना है। इक्वेशन 2 थी u स्टार इक्वल टू x1 टू पावर अल्फा x टू द पावर 1 माइनस अल्फा। और ये वैल्यू आप जब रखेंगे इक्वेशन 2 में, जो यूटिलिटी फंक्शन है आपका, तो देखिए क्या आएगा, u स्टार इक्वल टू x2 टू द पावर अल्फा x टू द पावर 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर अल्फा, P2 अपॉन P1 की पावर अल्फा, इतनी चीजें आएंगी। इसीलिए मैंने कहा आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा। यू हैव टू टेक रजिस्टर पेन एंड सॉल्व इट। इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 पावर अल्फा और x2 पावर माइनस अल्फा कट जाएगा, केवल x2 बचेगा। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा पावर अल्फा रहेगा, P2 अपॉन P1 पावर अल्फा रहेगा।
और अब आप इससे x2 का मान निकाल सकते हैं। x2 की वैल्यू निकालने के लिए x2 वहीं रखिए, x2 बराबर है u स्टार आएगा 1 माइनस अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा नीचे और पावर अल्फा रहेगी, P1 अपॉन P2 पावर अल्फा रहेगी। ये इक्वेशन 5 है। अब x2 की ये वैल्यू जो है इक्वेशन 4 जो आपने निकाली थी उसमें रख दीजिए। यहाँ इक्वेशन 4 दी हुई है, x1 इक्वल टू x2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा P2 बाई P1। तो x2 की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आपको x1 का मान निकालना। x1 आप निकाल सकते हैं x2 की वैल्यू रख के इक्वेशन 4 में। तो जब आप इक्वेशन 4 में x2 का मान रखेंगे तो आपको ये मिलेगा u स्टार इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर अल्फा और P2 अपॉन P1 की पावर 1 माइनस अल्फा। ये x1 और x2 की वैल्यू अब आपने निकाल ली। यही मेन टास्क है, क्योंकि इसके बाद चीजें थोड़ा आसान हो जाएंगी। तो आप x1 और x2 की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं और इसके बाद ये जो वैल्यू निकाली है ये एक्सपेंडिचर फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यानी x1 का जो मान निकाला है और दूसरा क्या है x2 का, ये मैंने ऊपर लिख रखा है। x1 x2 का ये मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है, y इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2। अब इसको रख के आप इसे सॉल्व कीजिए। बड़ा लंबा इक्वेशन थोड़ा बनेगा, नीचे लिखा हुआ है x1 की वैल्यू रखी x2 की, तो ये इक्वेशन बनेगी P1 पहले टर्म में बाहर है, u स्टार है इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर अल्फा है, P2 अपॉन P1 की पावर 1 माइनस अल्फा। फिर दूसरा टर्म है प्लस P2 बाहर है, u स्टार 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा की पावर अल्फा है, P1 अपॉन P2 की पावर अल्फा। ये दो टर्म मिलेंगे, थोड़े लंबे एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन x1 x2 जब आप रखेंगे तो आपको कुछ एक्सप्रेशन बड़ा मिलेगा, क्योंकि x1 की वैल्यू भी काफी कॉम्प्लेक्स और x2 की वैल्यू भी काफी कॉम्प्लेक्स। तो आप इससे एक्सपेंडिचर की वैल्यू ये निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो अगली स्लाइड में मैंने किया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये 3 स्टेप है, जो पहली 3 इक्वेशन है, ये केवल सिंप्लीफिकेशन है। हमने कुछ चीजें कॉमन ली है, कुछ चीजों को सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करके ये 7 नंबर की इक्वेशन निकाली है। इसको आप कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म है यहाँ पे अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट में प्लस 1, यहाँ पे आप 1 माइनस अल्फा एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा आएगा, अल्फा अल्फा ऊपर कट जाएगा तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा यहाँ बचेगा, जो यहाँ लिखा हुआ। और बाकी चीजें आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन 7 मिलेगी, u स्टार y इक्वल टू u स्टार P1 अपॉन अल्फा की पावर अल्फा और P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 1 माइनस। ये एक्सपेंडिचर फंक्शन मिलेगा और ये इक्वेशन 7 आपको मिनिमम एक्सपेंडिचर दे रही है टू अटेन द यूटिलिटी लेवल u स्टार। इक्वेशन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। Equation 7 tells us the minimum expenditure required to achieve given level of utility. Minimum level of expenditure required to achieve the given level of utility u स्टार। यानी y जो है ये हमारा
जो मिनिमम एक्सपेंडिचर हमें चाहिए यू स्टार पाने के लिए वो है, और वो P1 अपॉन अल्फा की पावर अल्फा और P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 1 माइनस अल्फा पे डिपेंड करता है। तो इक्वेशन 7 गिव्स यू द एक्सपेंडिचर फंक्शन। अब इस एक्सपेंडिचर फंक्शन को आपको इन्वर्ट करना है, जो सेकेंड स्टेप। इन्वर्ट मतलब रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि यू स्टार आपका यहीं रहेगा, हमें यूटिलिटी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालना। तो इक्वेशन 7 से आप IUF निकाल सकते हैं, यू स्टार की वैल्यू। यू स्टार वुड बी इक्वल टू, आप यू स्टार वहीं रखेंगे और बाकी एक्सप्रेशंस आप नीचे लाएंगे, तो आपको ये देखिए यू स्टार वुड बी इक्वल टू वाई ऐसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड पे P1 अपॉन अल्फा है, तो जब वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे इन्वर्ट करेंगे तो अल्फा अपॉन P1 हो जाएगा और पावर अल्फा रहेगा। ऐसे राइट हैंड साइड पे P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 1 माइनस अल्फा, जब लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे इन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा अपॉन P2 की पावर 1 माइनस अल्फा। तो यू स्टार जो है ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, जो इक्वेशन 8 से दिखा रहे हैं, और ये y पे डिपेंडेंट है, P1 P2 पे डिपेंडेंट। Equation 8 thus represent indirect utility function and it depends on the prices P1 and P2 and income of the consumer. तो इसमें जो कुछ भी है वो आपको मैथमेटिक्स से इक्वेशन सॉल्व करनी है, तब आप इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाल सकते हैं। और ये जो मैथमेटिक्स है यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। यहाँ पे हमें मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर फंक्शन को, और उस मिनिमाइज करके जो एक्सपेंडिचर फंक्शन आता है उसको इन्वर्ट करते हैं तो यू स्टार मिलता है। मिनिमाइज करके जो एक्सपेंडिचर फंक्शन आता है वो है y इक्वल टू यू स्टार P1 अपॉन अल्फा की पावर अल्फा P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 1 माइनस अल्फा। ये मिनिमम एक्सपेंडिचर है विच इज नीडेड टू अटेन यू गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी विच इज यू स्टार। और इस एक्सपेंडिचर फंक्शन को इन्वर्ट करेंगे तो यू स्टार की वैल्यू मिलेगी y इंटू अल्फा अपॉन P1 की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा अपॉन P2 टू पावर 1 माइनस अल्फा। ये इक्वेशन 8 और यही इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। और ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, प्राइजेस हैं P1 और P2 और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को निकाल सकते हैं, और P1 P2 इनकम सब मेजरेबल हैं, तो उससे आप एक गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी क्या होगी नॉमिनल टर्म्स में से जान सकते हैं कि नॉमिनल टर्म्स में ये यूटिलिटी आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का कि आप यूटिलिटी को एक तरह से नॉमिनल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो आप डायरेक्टली ये हम कहें यूटिलिटी को यूटिल से मेजर करेंगे, जो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, कई लोग कहते हैं उसे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम नॉमिनल टर्म्स में उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इट बिकम्स मेजरेबल। और उसी चीज को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। इसके बाद और आगे है रॉयज आइडेंटिटी वगैरह, उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये आना चाहिए जो इनडायरेक्ट ड्यूटी फंक्शन निकाला है, एक्सपेंडिचर फंक्शन मिनिमाइज किया है, ये चीज आनी चाहिए, तब आप रॉयल आइडेंटिटी और बाकी चीजें समझ पाए। कल जब रॉयल आइडेंटिटी पे हम क्लास लेंगे और एक और, तो वहां पर आपको रॉयल आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे, लेकिन मेरी आप सबसे ये
कहना चाहता हूं कि यू शुड, ऑल ऑफ यू शुड टेक आउट द रजिस्टर एंड वर्क आउट द मैथमेटिक्स, और देखिए ये सॉल्यूशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कल का लेक्चर फिर आप तब और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज इसको आप कर लीजिए। देखने में थोड़े एक्सप्रेशंस टफ हैं, मैंने जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उसे करने की कोशिश की है, और हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि हम मैथ्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैथ्स और इकोनॉमिक्स जो है वो इस तरह से इंटरमिंगल्ड हैं, यू कैन नॉट सेपरेट द टू नाउ। तो ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमने डिराइव किया हुआ है, और कल इसके आगे रॉयज आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज जहां भी आप जाएंगे वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, रॉयज आइडेंटिटी क्या है, शेपर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम क्या है, और आगे शेपर्ड लेमा है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन एक एक करके आपको चलने की जरूरत है। We cannot rush through all these things. They are difficult part of the utility analysis. We have to move in steps. किताबें मैंने पहले आपको सजेस्ट कर रखी हैं, उन्हीं किताबों का मैं सजेस्ट बार बार कर रहा हूँ, और अपने असाइनमेंट रजिस्टर में जो पहला लेक्चर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसको आप शॉर्ट पे नोट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा है नहीं। दूसरा लेक्चर जो है जो हमने लिया था उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बताया था, और साथ ही आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज बताई थी यूटिलिटी फंक्शन की। तीसरे लेक्चर को हमने वहीं से शुरू किया था, प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया था यूटिलिटी फंक्शन की, एक्सपेंडिचर फंक्शन के कुछ प्रपोजिशंस बताए थे, और फिर शेपर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम बताई थी। और आज चौथे लेक्चर में हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव किया हुआ बाय मिनिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है वो P1, P2 और इनकम पे डिपेंडेंट है, जो नॉमिनल वेरिएबल्स है, और ये नॉमिनल वेरिएबल सारे मेजरेबल हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप यूटिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बाद अब रॉयज आइडेंटिटी पे जाएंगे। तो अगर उसको आप समझना चाहते हैं, क्योंकि कल ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन काम भी बहुत बड़ा नहीं है, आप इतना करके देखिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग कहते हैं हम लोग इकोनोमेट्रिक्स एडवांस लेंगे, इसको करके देखिए आप कितना कर पाते हैं, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में तो और भी ज्यादा मैथ्स है। तो यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन है, मगर जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि पावर्स में है। तो उसको आप देखिएगा कितना आप सॉल्व कर सकते हैं। तो before we move tomorrow to a new lecture, I once again want to tell you that all of you, those who are listening the lectures, they must do it on their own, the mathematical exercise of determining the indirect utility function. एग्जाम्पल यही ले लीजिएगा जो आपको दिया हुआ है, बाद में और कोई एग्जाम्पल भी हम आपको दे देंगे, उससे आप करके देखिएगा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को आप डिटरमिन कर पाते हैं। तो आई होप you will adhere to my advice, and all of you must practice it. This is something which is very significant and very important.
बुक्स मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं, लेकिन वो भी बुक्स बहुत मैथमेटिकल है, बहुत सिंपल नहीं है। तो आई हैव जस्ट ट्राइड टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम दिस बुक्स ओनली, और कोशिश कीजिएगा आप उसे करें, ना कर पाए तो जो स्टेप्स हमने दिए उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जितना भी हेल्प हो पाएगी ऑन माई एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और बाकी अपना फीडबैक दीजिएगा। लेक्चर कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है कि उतना आपको मज़ा ना आए क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा सिर्फ यही है कि उसमें कैलकुलेशन स्टेप्स बहुत ज़्यादा, बट you have to do it. Every time you cannot get a very simple and interesting lecture. Sometimes you have to uh, use this mathematics. आपको इतना होना चाहिए जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं मास्टर डिग्री, तो आप इस मैथ्स को कर सकें। तो अगेन गुड विशेस टू यू एंड give your feedback. Okay, bye.